वेलकम बैक नाजरीन। जी इसरार कसाना साहब, मैं आपसे पहले पूछूंगा, आप क्या समझते हैं कि ये हमारे सीनियर तरीन जर्नलिस्ट शायद पाकिस्तान में मौजूद और पाकिस्तान से बाहर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इन सब में सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं शाहीन सहबाई साहब, और उनका एक कैरियर है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस पर ये जो 25 दिन के, अगर पीपल्स पार्टी की बात माने तो ये 25 दिन रह गए हैं इनके वजारत उज़्मा के, और अगर मुस्लिम लीग नून की बात माने तो इनके 30 दिन रह गए हैं। ये 25 से 30 दिन का वज़ीर आज़म इस तरह हमारे सीनियर तरीन जर्नलिस्ट की साख के साथ क्यों खेल रहा है, और क्या उसके ख़िलाफ़ हमें पूरे दुनिया भर में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को मजम्मत नहीं करनी चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया फयाज बुलाने साहब। सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, और शाहीन सहबाई साहब चूँकि मौजूद हैं, वो हमारे उस्तादों की तरह हैं। जी जी। और हमने हमेशा उनसे सीखा है, बहुत सीनियर हैं, और हमारे अवाइले प्रोफेशन के जो दिन थे उनमें हम हमेशा लुक अप टू करते होते थे शाहीन सहबाई साहब के आर्टिकल्स को और उनकी रिपोर्ट्स को, और आइडियलाइज करते थे हम इनको कि वो किस तरह लिखते हैं, क्या क्या स्टोरीज किस तरह बनाते हैं, क्या उनके स्कूप्स होते थे। तो शाहीन सहबाई साहब का जो मकाम है वो तो शायद ये लोग नहीं समझते, क्योंकि इनको तो जर्नलिज्म का नहीं पता, ना इनको ये पता है कि सीनियोरिटी क्या चीज होती है और प्रोफेशनलिज्म क्या चीज होती है जी। और जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं और जो प्रोग्राम जिसमें इन्होंने शाहीन भाई ने ये बात की थी जी, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से कोई ऐसी बात निकल सकती थी कि जी आर्मी चीफ के बारे में इस तरह की एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट देना प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, मतलब ये बनता नहीं था। अगर कोई बात इनको करनी भी थी तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकती थी या कोई और बात करवाई जा सकती थी, लेकिन उसमें तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं। और ये एक जो डिसेप्शन का एक जो माहौल है जिसको इजरायली लैंग्वेज में हसबारा कहते हैं, तो ये हमारे यहाँ आजकल ये बिल्कुल आम हुआ हुआ है। और कोई चीज जिसका ना सर होता है ना पैर होता है उसको उठा के तो हम एक बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो उससे ये हो रहा है कि हमारा जो लोगों का कॉन्फिडेंस है हमारे सियासतदानों पे, वो पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं था और अब तो वो बिल्कुल ही धड़ाम से जमीन बोस हो चुका हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अकल के नाखून लेने चाहिए सबको। और ये मैं वैसे एक जरूर ये बात करूंगा कि ये जो उन्होंने बात कही है ये उन्होंने ऐसे तो नहीं की ना, वो बड़े शार्प किस्म के लोग हैं, ये बड़े घात किस्म के सियासतदान हैं। ये इसके बदले में या इसकी आड़ में कोई ना कोई चीज इस तरह की करना चाहते होंगे जिसकी वजह से ये इन्होंने ऐसे कहा है। क्योंकि शाहीन सहबाई साहब ने तो एक वाकया सुनाया था पेशावर का, तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बिल्कुल। तो उसकी बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ऐसी बात करने का मकसद मुझे लगता है कि इनके जहन में या इनकी प्लानिंग में कोई ना कोई चीज ऐसी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से ये बता रहे हैं और उसके लिए एक फिजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो तो हम इसका भी जो मलबा है वो चेयरमैन पीटीआई पे या पीटीआई के ऊपर या बाकी लोगों पे डाल सकें। जी जी शाहीन सहबाई साहब, ये मुझे एक बात हंसी आई जी, ट्वीट मैंने की, इंटरव्यू मेरा डॉक्टर मोहित के साथ था, वो हमने रिकॉर्ड करा, उसके बाद वो उन्होंने उसको चलाया जी। इमरान खान बीच में कहां से आ गए मुझे ये नहीं समझ में आई। अब हर चीज दुनिया की हर चीज अगर जाके आखिर में अब वो परनाला वही गिरना है कि ये इमरान खान ने कराई है जी, तो फिर तो मेरा ख्याल है इमरान खान उनके दिमाग पे, दिल पे, जहन पे, सोते में, जागते में, उठते बैठते वो उनके ऊपर सवार हो गया मेरा ख्याल है बुरी तरह। और उनको अब समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्या इसको किस तरह 180-200 केस कर दिए, अब रोज इधर अदालत उधर अदालत। अब वो आपने अभी बताया कि वो ये कह रहे हैं, शायद ये सोच रहे हैं कि जी अब मैं अदालतों में जाने ही छोड़ दूं, जाओ कर लो जो करना है, मर्जी है जी। तो अल्टीमेटली वो यही होगा कि आप इतनी अदालतों में तो जा नहीं सकते और ना इतने जाके केस आप एक साथ भुगत सकते। तो जिस केस में आपने इनको सजा देनी है आप दे दें और अपनी भी जान छुड़ाए और उनकी भी जान छुड़ाए। असल मसला इनका ये नहीं है जी। असल मसला ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर और अब IMF का प्रेशर और बाकी दुनिया का प्रेशर जो आया है इनके ऊपर जी जी, कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने मुल्क में लाएं जी, और चाइना का प्रेशर खासकर बिल्कुल, और वो आपके इलेक्शंस के बगैर और एक जेन्युइन गवर्नमेंट के बगैर नहीं आएगी बिल्कुल। तो ये इस मुसीबत में फंसे हैं। बीच में इमरान खान साहब आ गए हैं। अगर
अगर स्टेबिलिटी होती इन्हीं लोगों के साथ, ये जरदारी और इनके साथ, तो ये इतने 1.5-2 साल से मिले हुए हैं सारे, एक जगह पे एक टीम बनी हुई है और वो फिर भी उनसे नहीं चल रहा। जी बिल्कुल। और कोई मान नहीं रहा उनकी गवर्नमेंट को, स्टेबिलिटी वो कह रहे हैं कि नहीं है जी। तो इसका मतलब है कि आप इमरान खान को भी अकोमोडेट जब करेंगे आप और प्रॉपरली करेंगे, एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी होगी उस सिस्टम की जो आप लाना चाहते हैं, जो रिजल्ट्स आप देना चाहते हैं उसकी, तब लोग कहेंगे जी स्टेबिलिटी आई है और अब हम आपके साथ काम करते हैं और इकोनॉमी पे और जो भी आगे चलना है वो चलेंगे। और यही काम IMF ने किया, उन्होंने 9 महीने का दे के इनको गले से बांध दिया कि जी अब इस टाइम में आपने कराना ही कराना है। अब वो इमरान खान को लेके कहाँ जाए, उनको वो सजा दे नहीं सक रहे जी। अरेस्ट करते हैं तो बलवा हो जाता है जी। और अगर इनको इजाजत देते हैं कि जी इलेक्शन लड़े तो वो इन सब की फिर ऐसी माँ मर जाती है कि जी हमारा क्या होगा फिर। बिल्कुल। तो ये जो असल जो डायलेमा है वो यही है और पूरा बड़ा सीरियस डायलेमा है। और फिर पीछे से शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के आपस के झगड़े, मरियम साहबा के झगड़े, जरदारी साहब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो ये खिचड़ी इनसे पक नहीं रही सर। और जितने दिन आते जा रहे हैं आप देखेंगे कि इनसे और मजीद बेवकूफियां एक के बाद एक होगी। यानी कि इस तरह की जो ट्वीट है ना, ये तो खैर एक छोटी सी मेरी ऊपर ट्वीट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो हंसी आई कि इन्होंने मेरी ट्वीट को और ज्यादा फैला दिया, लेकिन ये कोई इसी तरह का कोई गलत काम करेंगे जी, कोई ऐसी मिस्टेक करेंगे जो इनका पूरे ये सिस्टम धड़ाम से बिठा देगी और इसके वो बड़ा खतरनाक होगा। तो अब बड़े क्रिटिकल ये 15-20 दिन है इलेक्शन तक या इलेक्शन के बाद। अब हो सकता है किसी ऐसे बंदे को लाके वो बिठा दे प्राइम मिनिस्टर जी, जिसको लोग माने ही ना, तो फिर क्या होगा, फिर तो बड़ा ही क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा कि क्या करें। तो ये लोग मतलब है कि टाइट किस्म का एक न्यूज है जिसे है जी। अब वो गले में और टाइट होता जा रहा है और इनको समझ नहीं आ रही कि इससे निकले कैसे। जी मैं इसरार कसाना साहब से पहले पूछूंगा, फिर शाहीन साहब। भाई साहब आप बताइएगा कि ये इमरान खान साहब से लग रहा है जिस तरह क्रिकेट में होता है ना कि आखिरी ओवर होते हैं, रन ज़्यादा बनाने हैं और ओवर कम रह गए हैं, तो इमरान खान साहब ने जिस तरह अभी पिंडी बॉयज़ का उन्होंने नया नाम पावर ब्रोकर्स रख दिया, फिर उन्होंने कहा कि मेरा वर्शन तो सुन लें, मेरा मौक़िफ़ तो सुन लें, फिर उन्होंने नवाज़ शरीफ को आज टेस्ट ट्यूब बेबी भी करार दे दिया, उसको भी एक नया नाम दे दिया कि नवाज़ शरीफ टेस्ट ट्यूब बेबी हैं पॉलिटिक्स में। फिर उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ को वापस बुला लें, आपने बाकी सबको माफ़ कर दिया तो ठीक है उसे बुला लें और उसे इलेक्शन लड़ने दें, और हर उस हल्के से जिससे नवाज़ शरीफ लड़ेगा, इमरान खान ने कहा कि मैं भी उसी से लड़ूंगा और मुझे अरेस्ट करना है अरेस्ट भी कर लो, मैं कंपेन भी नहीं करूंगा अपनी, मुझे अंदर रख के इलेक्शन लड़ने दोगे तो मैं तब भी लड़ूंगा और मैं नवाज़ शरीफ का मुकाबला करूंगा। आप क्या समझते हैं कि नवाज़ शरीफ इमरान खान का ये चैलेंज कबूल कर लेगा? इतना खुलेआम चैलेंज तो शायद ही किसी ने नवाज़ शरीफ को दिया हो पिछले 25-30 सालों में। देखिए नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और 1 साल से ज्यादा हो गया है, उनके सारे ये एलाइज जो हैं वो सब हुकूमत पे बैठे हैं जी। सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, ज्यादातर अदालतें उनके हक में फेवर में फैसले दे रही हैं। आर्मी चीफ उन्होंने खुद अपनी मर्जी का लगवाया और अब वो उनकी हेल्प कर रहे हैं जी। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आने को तैयार नहीं है, क्यों? यानी या तो वो समझ गए कि जी अब मेरी दाल नहीं गलने वाली और मैं अगर आया पाकिस्तान तो मेरा बहुत बुरा हशर होगा और ये लोग बाकी लोग जो है ये संभाल नहीं सकते। तो इमरान खान ने तो बिल्कुल सही कहा है और बेहतर ये होगा कि नवाज शरीफ आए, खुद अपनी इलेक्शन कैंपेन लीड करें जी। और इमरान खान का मुकाबला करें। बिल्कुल। अब इन गवर्नमेंट का और मुसीबत और एस्टेब्लिश की मुसीबत यह है कि वो इमरान खान को अगर लड़ने दें इलेक्शन और उनको खुला कैंपेन करने दें, और वो उनकी पार्टी को तो उन्होंने जितना तोड़ना फोड़ना था या जो भी करना था वो कर दिया, मगर उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान को। इमरान खान इज पीटीआई एंड पीटीआई इज इमरान खान। वो पीटीआई जिसको भी टिकट देगी बिल्कुल वो लोग तो उसको देखेंगे, लेकिन इनको पीटीआई को इजाजत देनी पड़ेगी, वरना दुनिया और पाकिस्तान के लोग और पूरी दुनिया के लोग इस इलेक्शन को मानेंगे ही नहीं जी। ये है उनका सबसे बड़ा मसला। अब नवाज शरीफ भी उसमें आ जाए और मजीद आप तेल डाल दें, मिर्चें डाल दें, धनिया डाल दें, जो मर्जी इस देग में डाल दें, लेकिन वो देग पकने वाली नहीं है।
और जब उसका ढक्कन हटेगा तो फिर पता लगेगा कि जी अंदर क्या हुआ। अभी बहुत बुरे हालात हैं इनके। जी इसरार कसाना साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इमरान खान ने बैट हवा में उठा रही है और क्रीज से बाहर खड़े हो गए हैं, क्या वो कश्तियां जला चुके हैं अपनी, जिस स्पेशली जब उन्होंने कहा कि अब शायद मजीद मैं एक अदालत जो दूसरी अदालत भागने का सिलसिला मैं जारी ना रख सकूं और अगर मुझे जो करना है कर लो। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान भी बिल्कुल आखिरी ओवर आखिरी चौके छक्कों पे आ गए? जी बेसिकली तो थोड़ा सा मैं पिछले जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे उसका एक जरा बात कर लूं कि ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना आखिरी ओवर की जो आप बात कर रहे हैं, तो आखिरी ओवर का इनको भी एहसास है ना जी। इसीलिए आप इस वक्त ये देखें कि एक जबरदस्त किस्म की एक डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी है ये जो चल रही है ना, ये जो शाहीन भाई का ट्वीट और इधर उधर से इस तरह की बातें और इसराइल के ऊपर इस तरह का अटैक और ये सारा कुछ, और अब इसराइल का भी इल्जाम जो है वो सारा इमरान खान पे लगा दिया गया है। ये डिस्ट्रैक्शन इसलिए है कि इनके बस जो 15, 20, 25 दिन जो रह गए हुए हैं उसमें अब इन्होंने सफाइयां करनी है मुख्तलिफ जगहों से। इन्होंने जो जो फंड्स लेने हैं वो लेने हैं, जो इन्होंने इकट्ठे करने हैं, अगले इलेक्शन का खर्चा निकालना है। तो मीडिया तो वैसे ही आजकल हमारा सोया हुआ है, आपको पता ही है, और उनकी जो जिम्मेदारी थी वो अब बिल्कुल भूल के वो अब दूसरे कामों में पड़ गए हुए हैं। तो इसलिए अब जो इनके स्कैंडल्स हैं वो तो कोई भी निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए वो इस तरह की डिस्ट्रैक्टिव पॉलिसीज जो हैं वो निकाल रहे हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, ये इस तरह की साजिश हो गई, फलानी हो गई, ताकि हमारे जो इस तरह के खांचे हैं उनके ऊपर किसी की नजर ना पड़े। अच्छा, अब दूसरी बात अब ये मैं आपको बताऊं, दो अपॉइंटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एक तो चीफ जस्टिस साहब की रुखसती है जी बिल्कुल सितंबर में, दूसरा DGISI की जो है वो एक्सटेंशन भी हो सकती है और उनकी रिटायरमेंट भी हो सकती है। ये दोनों अपॉइंटमेंट्स जो है ये फैसला करेंगी नवाज शरीफ साहब की वापसी का कि वो उन्होंने कब आना है और आना भी है कि नहीं आना है, क्योंकि बंदियाल साहब के होते हुए नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस नहीं आएंगे और ना ही वो आना चाहते हैं अभी। और वो चाहते हैं कि जब मैं आऊं तो मुझे रेड कार्पेट मिले, मुझे बेहतरीन किस्म का वो सारा एक वेलकम किस्म का मिले, जो बेनजीर साहब को 86 में मिला था। अब वो तो हो नहीं सकता, अब वो कुछ ना कुछ उसको कुक अप करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब जो बात आपने कही है इमरान खान साहब के हवाले से, तो इमरान खान ने तो काफी देर की कश्तियां जला दी हुई है। कश्तियां तो जलाई इन्होंने नहीं है, इनकी तो कश्तियां पता नहीं कहाँ कहाँ पे हैं। इनकी तो असल में ऑप्शंस इतनी बड़ी हैं कि वो तारिक बिन ज़ियाद ने तो कश्तियां जला दी थी, क्योंकि उनके पास तो वापसी का कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने रोका था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो हर जगह पे इनकी ऑप्शंस मौजूद है ना। तो इसलिए देखें, मैं आपको बताऊं इस वक्त जो सूरत हाल है ना, ये हम लोग एक हवा के ऊपर चलने वाली कश्ती है बादमान के, जिससे चल रही होती है, जिधर आएगी हवा उधर चली जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि आप देखेंगे इस हुकूमत का इस वक्त कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इनको कोई कंट्रोल में नहीं नजर आ रहा। आपको पता है कि पिछले दिनों में स्विस फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे और उनको मिलने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनको नहीं मिले, हमारी जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन अफेयर वो भी नहीं मिली, हमारे सेक्रेटरी खारजा नहीं मिले, और आखिरकार उनको एक्टिंग जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, तो वो एक इंतहाई बेइज्जती उनकी करवा के उनको वापस भेजा गया है। तो जब ये हालत हो जाए कि ना आपका वजीर खारजा को पता हो मैंने क्या करना है, ना आपकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को पता हो, तो फिर उस हुकूमत के बारे में आप क्या कहेंगे। तो इस वक्त तो इनका आखिरी ओवर चल रहा है, इसमें वो जितने भी छक्के लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आउट तो इन्होंने होना ही होना है। अब आवाम को भी जरा चाहिए कि वो भी इसमें अपना रोल एक प्ले करें। शाहीन साहब, भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने नोट किया कि जिस तरह अभी इसरार भाई कह रहे थे कि अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि मैंने ये साल सवा साल अच्छा गुजार लिया है और मुझे आर्मी चीफ़ भी पसंद करते हैं, उन्होंने अपना टांका फिट किया हुआ है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि इतनी मेहनत मैंने इतने अरसे से की हुई है और मैं सारे इल्ज़ामात भी और सारा कुछ ये वो, अब शायद आखिरी वक्त पे आके मुझे भी आउट किया जा रहा है। मरियम कहती है कि क्राउड पुलर मैं हूँ, मैंने मुस्लिम लीग को, डूबती मुस्लिम लीग की कश्ती मैंने बचाई है, मेरा हक है, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँ। ये इतने सारे वज़ीर-ए-आज़म इकट्ठे हो गए हैं, इसका होगा क्या? और आप एक और बात मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि ईद वाले दिन पारा चनार में आर्मी चीफ़ ईद पढ़ने गए। ये रूटीन है कि आर्मी चीफ़ जो भी होते हैं वो हमेशा ईद वाले दिन कोशिश करते हैं कि वो आगे फ्रंट पे कहीं भी बॉर्डर पे हमारे लोग जहाँ काम कर रहे हैं जवान, उनके साथ जाके ईद पढ़ें। आर्मी चीफ़ की तो ये रूटीन है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शायद पहली दफ़ा कोई गया है, सिर्फ उनकी खुशामद के लिए वहाँ गए हैं, और वहाँ ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ गए हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को इन दिनों, क्योंकि अंदर की इनकी मुस्लिम लीग की लड़ाई जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्सेस वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ चल रही है, तो उसमें इन्होंने इसहाक डार साहब को साथ बतौर मुखबिर भेजा, और मुखबरी उस पर ही ख़त्म नहीं हुई, मरियम नवाज़ ने मरियम औरंगज़ेब को भी भेज दिया।
अब फौजी जवानों के साथ बॉर्डर पे जाके ईद मरियम औरंगजेब ने पढ़ने का क्या मतलब है? तो ये जो इनकी लड़ाई, वजारत उज़्मा की लड़ाई है, ये आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि मजीद खुल के सामने आने वाली है? जी, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। आर्मी चीफ तो जाते हैं अपने ट्रुप के साथ, ईद होती है या इस तरह का कोई बड़ा मौका होता है तो वो ट्रुप को जाना भी चाहिए उनको, और हमेशा से ये होता रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये जो बी टीम है आर्मी की पूरी, ये पीडीएम, ये जो है 11-12 पार्टियां जो मिल के एक बी टीम बन के और वो आर्मी के पीछे छुप गई हैं जी। मुझे समझ में नहीं आती कि जिस दिन ये इलेक्शन का वो दरवाजा खुलेगा, बड़ा सा गेट के, जी अब आप आइए और इलेक्शन ये एरिना के अंदर सर्कल में आ जाए, जिसने ग्राउंड में आने आ जाए जी, उस दिन इनकी क्या पोजीशन होगी? एक एक आपस में लड़ रहे होंगे ये, या ये सब मिलके एक झंडा उठा के इमरान खान से लड़ रहे होंगे, या इमरान खान वहां मौजूद ही नहीं होंगे, फौजियों किसी को किसी से लड़ा रहे होंगे या बिठा रहे होंगे? असल झगड़ा यही है सारा। बिल्कुल सही। और मैं तो कई दफा ये कह चुका हूं कि ये इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट को ये पूरा यकीन ना हो जाए कि जो रिजल्ट हमने बैठ के कमरे में पहले बनाए हैं और तय किए हैं, और जो डिवीजन ऑफ एमएनए आपको इतने मिलेंगे, आपको इतने मिलेंगे, इस्तेकाम पार्टी को इतने मिलेंगे, लोटों को इतने मिलेंगे और बाकियों को क्या मिलेगा, अगर वो हम गारंटी नहीं कर सके जी, तो ये इलेक्शन बहुत मुश्किल है कि हो। क्योंकि अगर उसके बगैर आपने इलेक्शन करा दिए और आपको जबरदस्ती और मजबूरन इमरान खान को भी इजाजत देनी पड़ी लड़ने जी, और उनकी पार्टी को भी अगर इजाजत देनी पड़ी, तो फिर तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा जी। एंड दैट इज देयर प्रॉब्लम। और अब देखें हाउ डू दे हैंडल इट। लेकिन हमेशा मैं यही कहता हूं कि एक छोटा सा वाकया पूरा का पूरा महल जो होता है वो धड़ाम से गिरा देता है। और वो अब वो दिन आ गए हैं कि इन्होंने रोज कुछ ना कुछ करना है और रोज कोई ना कोई बेवकूफी करनी है, और वो रोज अब कौन सा वाकया होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये अब आप देखिए। दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जी कसाना साहब, देखें इसमें जो शाहिद भाई बता रहे हैं ना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चल रही हैं। कुछ वाकयात जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी क्या वाकयात होने, अभी एक वाकया तो ये देख लेना जो योब गैरिजन पे हुआ है दहशतगर्दों का हमला, जी जी, 9 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपने पारा चनार की बात की, पारा चनार की सिचुएशन आपके सामने है, वहां पे हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं जी, और वहां से रिपोर्ट्स ही नहीं आ रही। कोई कह रहा है कि 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो जहाँ भाग हो चुके हुए हैं, कुछ लोग ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वहाँ पे सेक्टेरियन लेवल पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो हालात जो हैं वो तो हमारे बहुत ही अबतर सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें होश के नाखून लेने होंगे, हमें ये सियासी मामलात की और सियासी इंजीनियरिंग जो है उसको छोड़ के हमें जेन्युइन जो लोग हैं, जेन्युइन लीडरशिप जो है उसको आगे लाना पड़ेगा, जो आपके मामलात को हल कर सके। और ये जो मामलात हैं ये कोई छोटे वाले मामलात नहीं है। अपनी इकोनॉमी को आप देख लें, हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। हमारे हम बगलें बजा रहे हैं कि जी हमें IMF ने कर्जा दे दिया, और हम तारीफें कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब की। अभी आर्मी चीफ का क्या काम है इस तरह की चीजों के बारे में कि वहां से कर्जा ले आए, वहां से कर्जा ले आए? ये आर्मी चीफ का काम नहीं है। आर्मी चीफ को आप क्यों तारीफें उनकी कर रहे हैं? आप तारीफ करें अपनी टीम की करें, आप अपनी करें। तो ये हमारे यहाँ एक जो शुरू से एक सिलसिला बन चुका है ना कि जो जिसका काम नहीं है वो करने की कोशिश करता है और अपना काम नहीं करता। तो उसकी वजह से आज जो ये आप मुल्क के हालात देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का आप देखें क्या सत्यानाश हो चुका हुआ है, एक दूसरे के साथ हम बात करने के लिए तैयार नहीं है, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल बैठ चुकी हुई है। तो मैंने आपको बताया ना कि एक डोलती हुई कश्ती है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जिसकी ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई उसकी डेस्टिनेशन है, और बस वो चले जा रही है। तो असरार आप इसमें अगर आप इसमें आप अपने अदर दूसरे इंस्टीट्यूशन जो है जैसे आपकी जुडिशरी है उसको भी शामिल कर ले। बिल्कुल सही बात। तो ये और बड़ी आपको खतरनाक पिक्चर बनती हुई नजर आएगी कि अब सुप्रीम कोर्ट के टॉप लेवल पे एक रेफ चल रही है जी। जुडिशरी के नीचे का लेवल ये है कि जज साहब इमरान खान से कहते हैं कि जी आप जाए, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुन ली और बस कल आप आए और मैंने फैसला देना है जी। अब उनके ऊपर पता नहीं क्या प्रेशर है या क्या उनके पीछे कोई डंडा लेके कोई उनके कमरे में खड़ा हुआ है या मसला उनका क्या है कि कोई वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो
सारी चीजें इसी तरह की हैं जो कि इकट्ठी होके फिर एकदम जो है ना वो महल पूरा का पूरा नीचे आता है। मेरा एक सजेशन है, उसमें मेरा ख्याल है ये सजेशन जरूर देना चाहिए कि जनाब हमारे आर्मी चीफ साहब, आप ये बाकी महकमा ज़राअत को छोड़े। मैं तो कल कह रहा था कि अगर इसी तरह ये महकमा ज़राअत और आगे चलते रहे तो कल कराची में जब कचरा उठाने वाली मीटिंग होगी तो उसमें भी कहीं बैठे हुए नजर ना आइए, मगर उनको छोड़ दें। असली बात यह है कि आप इस वक्त देखें कि जी 4, 5, 6 जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनको किसी तरीके से अकेले अकेले मिले या इकट्ठा करके बाद में मिला सकते हैं तो मिला के एक मुल्क के लिए एक रास्ता बनाए कि जी हम इस रास्ते में चलना चाहते हैं और आप सब एग्री करें और सबको एक जेन्युइन उनका राइट और उनकी बात सुने और उसको एकोमोडेट करें। तब ये टेम्परेचर कम होगा और ये मामला ठीक होगा और आगे चलना। वरना अगर आप लड़ते रहे इसी तरह ये थोड़े दिन के बाद ये अभी IMF ने आज जो ये डिसीजन दिया है, उन्होंने कहा जी हम 1 बिलियन तो आपको अभी दे रहे हैं, अगला जो 1 बिलियन है वो हम पूरा नेगोशिएशन करके आपकी परफॉर्मेंस देख के देंगे। अब वो फिर मामा वही का वही आके रह गए 1 बिलियन से आपका क्या बनेगा। चलो ये इसलिए चाहिए ये कि कंसेंसस बिल्डिंग का काम करना अब और किसी के बस में नहीं है। या तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है या आर्मी चीफ कर सकते हैं या दोनों मिलकर कर सकते हैं और इनको सोचना चाहिए कि भाई आप मुल्क के बड़े हैं, मुल्क की बागडोर आपके हाथ में है, आप सबके साथ बैठ के बात करें और इस मुल्क को निकालने की बात करें और मजीद खड्डे में फेंकने की बात ना करें, प्लीज। जी अच्छा, एक और ये जो महकमा ज़राअत वाली बात होती है, अगर इसे संजीदा ही ले लिया जाए, फॉर एग्जांपल महकमा ज़राअत, इससे पहले तो मजाक था कि वो दरवाज़ा नाक करते तो कहते थे हम महकमा ज़राअत से हैं, चलें मान लिया कि महकमा ज़राअत इनके हवाले कर दिया, क्योंकि हमारे पास अगर इफ़ वी हैव रियली वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियर डिटरेंस हमारे पास मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन एक न्यूक्लियर हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो अल्लाह के फजल से हमें बाहर से कोई ख़तरा तो है कोई नहीं। फिर 7 लाख जो हमारी फ़ौज है, इस फ़ौज को अगर हम लाखों एकड़ ज़मीन हमारी जो बंजर पड़ी हुई है ये इनके हवाले कर ही दी जाए, अगर क्योंकि अगर इन्हें बिज़ी रखना है, अगर इन्हें बिज़ी नहीं करेंगे किसी काम में तो फिर ये पार्लियामेंट हाउस के कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे और बाकियों लोगों की निगरानियाँ शुरू कर देंगे, फ़िल्में, मूवियाँ, गाने रिलीज़ करने शुरू कर देंगे। उस काम से हटाने के लिए अगर आर्मी को मसरूफ़ ही करना है तो उसे महकमा ज़राअत दे दिया जाए, बिल्कुल दे दिया जाए उन्हें, लेकिन उसमें भी कोई काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक डॉक्टर चीमा साहब हैं यहाँ कनाडा में, जो यहाँ एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया के 10 मुल्कों में उनका कैनबिस के ग्रो का बिज़नेस है और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पूरी दुनिया में कमाते हैं। और उनके जो CEO हैं कनाडा में, कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसके ख़िलाफ़ केस किया हुआ है कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट में कि तुम इतनी ज़्यादा तनख्वाह तुम्हें अपनी कंपनी क्यों देती है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स सालाना उनकी तनख्वाह है। तो उसने कहा कि भाई मेरी कंपनी कमाती है तो मुझे देती है। और उसमें ग्रोथ का ये आलम है कि डॉक्टर चीमा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ओवरऑल 10 कंट्रीज़ में कैनबिस की प्रोडक्शन के इंचार्ज हैं, वो एक दफ़ा मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है और उसके ज़रिए तमाम NARC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर वाले इस वक्त तक जो रिसर्च कर रहे हैं, जो इमरान खान दौर में इन्होंने अनाउंस की थी कैनबिस की ग्रो करने का सिलसिला, उसमें एक उनका जो डॉक्टर था इंटरव्यू दे रहा था कि हम 1 एकड़ से 10 लीटर CBD ऑयल जो है वो लेते हैं। तो डॉक्टर चीमा ने कहा कि ये किस दौर में बैठे हुए हैं, हम यहाँ इस कैनेडियन कंपनी में 3000 लीटर कैनबिस CBD ऑयल लेते हैं फ्रॉम हेम्प की प्रोडक्शन से, और मैरिवाना की प्रोडक्शन से हम 4000 लीटर पर एकड़ लेते हैं और 1 लीटर जो है वो 800 से 1200 डॉलर तक 1 लीटर की प्राइस है CBD ऑयल की। और अगर $1000 भी कीमत लगाई जाए तो 4000 लीटर अगर 1 एकड़ से आपने कमाने हैं तो एक एकड़ से आप $4 मिलियन कमा सकते हैं। अगर हम कैनबिस ग्रोथ ही शुरू कर दें, और पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट सॉइल है इसके लिए, चर्च, भंग, हेम्प, मैरिवाना, और उसके लिए अगर लाइसेंस देने ही हैं तो आर्मी को ही, पाकिस्तान आर्मी को ही लाइसेंस दे दें कैनबिस ग्रोअर का और वो ग्रो करें। और अगर 1 एकड़ से हम $4 मिलियन कमा सकते हैं तो वाई नॉट। ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आर्मी जो है, इसको अगर आपको किसी लड़ाई में नहीं जाना है, कोई फिजिकल एक तरह से टेररिज्म तो है और टेररिज्म का तो मुकाबला उन्हें करना है, ये तो बात ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन आपको इंडिया से लड़ाई का कोई चांस नहीं है, आपके पास डिटरेंस है, इंडिया कभी आपको फील्ड अटैक नहीं करेगा। हाँ, अगर आपका डिटरेंस खत्म हो गया या कोई और अरेंजमेंट हो गया जिसके तहत के आप डिटरेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे या जो भी, अगर ऐसा ना हो जी तो फिर तो खतरा है। लेकिन
करना ही नहीं चाहिए कि इतनी बड़ी आर्मी को या तो आप किसी और काम में लगाएं जो प्रोडक्टिव काम है, वरना वो ये सारे एकड़ और प्लॉट तो वो उनको मिल रहे हैं और वो घर बना रहे हैं, वो सारे सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज वो अपने आप को ही दे रहे हैं। अब घर बना बना के अब लोगों को भी डीएचए ने बेचने शुरू कर दिए, तो एक काम तो उन्होंने अपने सर वैसे ही ले लिया है जिसका फायदा है। लेकिन बात यह है कि इतनी बड़ी आर्मी को आप ठीक है इस्तेमाल करें, मगर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपने लानी है वो कैसे आएगी सर? वो आएगी जब तक आपके लोग आपके पीछे खड़े नहीं होंगे। आपकी आर्मी के पीछे अगर अपनी कौम खड़ी ना हो तो वो आर्मी किसी काम की नहीं होती। और आपने इस आर्मी ने ये किया है कि जी पूरी कौम को और मेजर जो यंग लोग हैं उनको अपने खिलाफ कर लिया है इन्होंने। अब पहले ये होता था कि जी आर्मी जब पॉलिटिशियंस के खिलाफ आती थी तो लोग तालियां बजाते थे कि जी चोरों को निकाल दिया, अच्छा किया, मुशर्रफ आ गया तो फलाना आ गया। अब ये जो है उल्टा हुआ, ये अब लोगों ने तालियां नहीं बजाई, लोग निकल के और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये करेक्शन इनको करनी है कि जी आर्मी को अब लोग और आर्मी एक पेज पे आए और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दोबारा हो जी, और लोगों को यकीन हो कि ये आर्मी हमारे लिए काम कर रही है, सिर्फ डीएचए के लिए नहीं कर रही। तो फिर ये आगे मामला चलेगा। और इसकी पता नहीं अकल है, समझ है या कोई कोशिश हो रही है या नहीं हो रही, नजर कहीं नहीं आ रही। जी इसरार कसाना साहब, आप इस पॉइंट पे क्या कहेंगे? मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान में कैनबिस ग्रो करने की इजाज़त देंगे, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी, तो वो डॉक्टर चीमा साहब बताते हैं कि इमरान खान की उस कैबिनेट के एक मेंबर उन दिनों यहाँ कनाडा आए हुए थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी आप कोई प्रपोजल प्लान कोई दें। उन्होंने एक प्रपोजल प्लान बना के पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए दे दिया, वो इमरान खान की कैबिनेट में लेके गए, वो पेपर उन्होंने वहाँ कैबिनेट में प्रेजेंट किया। उसके बाद वो कहते हैं चीमा साहब के कुछ अरसे तक मुझे पाकिस्तान से कोई रिस्पांस नहीं आया। एक दिन अचानक एक कॉल आई मुझे, उन्होंने कहा जी कि मैं कर्नल फ़लाँ बोल रहा हूँ, GHQ से आपको कॉल कर रहा हूँ, हमारे पास आपका प्लान पहुँचाया, आप बताएं ये किस तरह हम पाकिस्तान में कैनबिस ग्रो कर सकते हैं। तो महकमा ज़राअत तो संजीदा तो है ज़राअत हमारी ठीक करने में, आप क्या कहते हैं? जी 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 वैसे फियाज गुलाना साहब तुसी मरवाओगे सानू वो पहले बगैर लाइसेंस तो ही आनिया चीज़ां पे कर दे रहे, तुसी लाइसेंस दे दिता तो की होएगा? मसला ये है, देखें बात सुने, आपने कैनबिस की बात की है, ये इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया भी था और उस वक्त भी मजाक उड़ाया गया था। उन्होंने जब ये मुर्गियां पालने का और मुर्गियां तकसीम करने का लोगों को इनिशिएटिव बताया तो उस वक्त उसका भी मजाक उड़ाया गया, और अब ये खुद बेच रहे हैं और खुद दे रहे हैं लोगों को मुर्गियां भी और एक मुर्गा भी, 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा। ये अब ये खुद उसको उसी प्लान को फॉलो कर रहे हैं। बात ये है कि जब आपकी कोई वेल थॉट आउट पॉलिसी नहीं होती ना तो फिर यही मसाइल होते हैं। जब आप हर 2 साल के बाद नया तजुर्बा करने के लिए आप तय कर लेते हैं कि अब हमने इनको भी निकालना है और पिछलों को लेके आना है और जो पिछले जो क्रिमिनल्स थे अब उनको साफ करना है, तो ये जो एक लेबोरेटरी बनी हुई है ना पाकिस्तान, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ये तजुर्बे करने बंद करने पड़ेंगे, अवाम के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अवाम देखें कितने यू टर्न, आप कहते हैं कि इमरान खान यू टर्न है, यू टर्न तो हम लोग इतने लेते हैं बहैसियत कौम और हमारी तमाम इदारे जो हैं कि वो समझ ही नहीं आती। अब आप देखें हमारे इसी 5-7 साल के अंदर देखें कि पहले इन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ वगैरह करप्ट हैं, पहले इन्होंने कहा जी कि ये सारी फैमिली करप्ट है, जरदारी करप्ट है, उसको निकाला, फिर वो उसके साथ ठीक हो गए तो इमरान खान को निकाल दिया। अब ये जो तजुर्बात का एक मामला देखें ना, बात नहीं, हमारा जो एक कल्चर बन चुका है ना कि हम किसी भी बगैर किसी सोचे समझे प्लान के हम चलते फिरते हैं और उसका कोई पता ही नहीं होता कि हमने जाना कहाँ पे। आपको मिला एक बात ऐड कर दूं, आपने जो कहा ना बगैर सोचे समझे चल पड़ते हैं, ये मैं आपको ऐड कर दूं कि आपने अभी सुना होगा कि वजीर आजम साहब हमारे लैपटॉप बांट रहे थे जी। अब उन्होंने कहा कि जी हम 4 लाख या पता नहीं कितने लाख लैपटॉप देंगे, और अभी से उन्होंने बांटने शुरू को, पहले भी इन्होंने लैपटॉप दिए थे, पता नहीं कितने के लिया और कितने का दिया, वो तो छोड़ दिया, अलग है बिजनेस वाला जी। लेकिन उसके साथ ये शिकायत ये करते हैं जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत चले गए और हमें गालियां देते हैं और यूट्यूब देखते हैं और ये करते हैं। और भाई जब आप पूरी कौम को लैपटॉप देंगे तो वो उसपे आपकी तस्वीरें देखेगा, क्या करेगा? वो सारे के सारे जाना उन्होंने वही करना है जो आप दे रहे हैं, और उसका कोई नतीजा बिल्कुल भी नहीं निकला लैपटॉप देने का। मगर उन्होंने एक बात पकड़ ली है कि लैपटॉप बांटे जाओ जी, अब उसमें कोई फायदा किसी का होगा तो वो चले जा रहे हैं काम। ये कोई सोच वोच किसी के पास नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग या कंस्ट्रक्टिव सोच जिसे कहते हैं ना, और ये सब मिलकर एक गुजारिश सिर्फ गुजारिश कर दूं कि अभी भी जो बंच ऑफ
पॉलिटिशियंस, बंच ऑफ लीडर्स हमारे पास मौजूद हैं, जी ये हमारे पास अब चॉइस ये है कि अब हमने अपनी जिंदगी के फैसले जो जब तक हम खुद नहीं करेंगे बहसीयत कौम, तो हम इसी तरह जलील और रुस्वा होते रहेंगे। वो मुझे बल्कि एक बड़ा वो मार्कस ऑरेलियस की बड़ी मशहूर एक सेइंग याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि व्हेन अ बंच ऑफ नॉन करप्ट पीपल यूनाइट अगेंस्ट वन मैन एंड स्पेयर नो एफर्ट टू रिडिक्यूल हिम, ब्लैकमेल हिम एंड अटेम्प्ट टू असैसिनेट हिज कैरेक्टर, ब्लाइंडली फॉलो दैट वन मैन। ठीक है ना जी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे पास अगर हमें एक लीडर मिला है जो कि फेयर है, जो अपने बारे में नहीं सोचता, वो मुल्क के बारे में सोचता है, और हमें उससे कोई पर्सनल तो हमें कोई फायदा नहीं है उससे, हमारा फायदा तो ये है कि हमारी कौम को कोई उठाने वाला हो, हमारी कौम को आगे लेके जाने वाला हो, हमारा मुल्क भी जो कमिटी ऑफ नेशंस में अपना एक मकाम पैदा कर सके। ये हमारा इंटरेस्ट तो सिर्फ इतना है, और यही हम अपने तमाम इदारों को भी कहते हैं, अदलिया को भी कहते हैं, भाई आपको तनख्वाहें मिलती हैं, आप अपना काम करें, आपको तनख्वाहें मिलती हैं, आप जुडिशरी के तौर पर अपनी जस्टिस को डिलीवर करें, डिस्पेंस करें कि भाई आपने करना क्या है जी। इसी तरह जो जिसका काम है वो उतना काम करेगा तो वो पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी 2-2.5 साल के अंदर अंदर आप देखें कितनी तरक्की हो रही थी इमरान खान के दौर में जी। और अभी आप देखें कि पाकिस्तान 1 साल के अंदर अंदर कैसे नोज डाइव किया है उसने, सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, पूरे पाकिस्तान की जहां भी पाकिस्तानीज हैं उनका कॉन्फिडेंस सेट हो चुका हुआ है। तो इसकी भी तो कोई कीमत देनी पड़ेगी ना हमें। जी शाहीन साहब, भाई साहब आपका लास्ट वर्ड फ्रॉम यू सर। सर मैं तो पहले ही कह चुका कि जी इन लोगों को बैठ के अकल करनी चाहिए। ये सारे गिमिक्स जो ये चला रहे हैं कि ये लैपटॉप दे दो तो ये दे दो तो कुर्सियां, ये आपस में सीटें बांट लो तो ये आपके इतनी, तो आपका प्राइम मिनिस्टर, तो आपका फॉरेन मिनिस्टर, ये सब काम छोड़े जी। सब बैठ के एक 2-4 दिन किसी ठंडी जगह पे बैठ जाएं, वहां बाहर दरवाजे ताले लगा दें ताकि जब तक आप फैसला न करें कोई फैसला करके उठे, और मुल्क के लिए फैसला करके उठे ताकि ये मामला ठंडे हो। अगर आप ये ठंडे नहीं करेंगे तो ये तो लड़ के आपस में मर जाएंगे। वो फिर वही होगा कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, और पकड़ लोगों का क्या होगा। अल्लाह माफ करे। बहुत शुक्रिया इसरार कसाना साहब, और बहुत शुक्रिया शाहीन साहब भाई साहब। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये थे इसरार कसाना साहब कैलगरी कनाडा से, और वाशिंगटन डीसी से जनाब शाहीन साहब भाई साहब हमारे साथ। और जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें अल्टीमेटली किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि जिन्हें पावर ब्रोकर्स कहते हैं इमरान खान, पावर ब्रोकर्स जो हैं वही इन्हें बुला लें, और ये जो कुछ हकीकी सियासी जमातें हैं, कुछ सियासी जमातें जिन्हें नहीं माना जा रहा, उन्हें भी मान लें वक्ती तौर पर, आपका कुछ नहीं जाता, क्योंकि पब्लिक की फॉलोइंग सबके साथ है और सर्वेज़ आपके हाथों में होते हैं। आप अभी सोशल मीडिया पे जाएं, 2 मिनट में कोई सर्वे आपके सामने आ जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कौन सी पार्टी और कौन सा लीडर कितना पॉपुलर है। सुबह दोपहर शाम सैकड़ों की तादाद में सर्वेज़ आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, और यकीनन पावर ब्रोकर्स, जिनको इमरान खान कहते हैं पावर ब्रोकर्स, वो भी ये सर्वेज़ देख रहे होंगे। ये इग्नोर करने वाला सिलसिला ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, क्योंकि इग्नोर करके जब फैसले किए जाते हैं तो उसके नतीजे इंतहाई खौफनाक होते हैं। इजाज़त चाहूँगा, अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते एक और मौजूद मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक